नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसने रेवोल्यूशन लेके आई वेव ऑप्टिक्स की दुनिया में। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में किया था। उसने इस थ्योरी के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हाइगन प्रिंसिपल की थ्योरी हमने पढ़ी है वेव फ्रंट की, उसको अप्लाई करके दो अलग अलग लाइट वेव्स को स्क्रीन के ऊपर जब इंटरफेयर करवा के फॉल करवाया तो उसे कुछ पैटर्न मिले। हम आगे कुछ पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न उसने देखा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो लाइट वेव है, जो हमने वेव फ्रंट के बेसिस पे समझी थी, वो वेव फ्रंट यहाँ पे किस तरह से काम आता है। तो डायग्राम को अच्छे से आपको समझ आ जाए उस तरह से बनाने के लिए हमने वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी सिंपल डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की है। यंग ने बड़ी ही सिंपल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश ये की है कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि दो सोर्सेज जो हैं, दो अलग अलग सोर्सेज हैं, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो हमें एक ही सोर्स को दो सोर्सेज में कन्वर्ट करके उसको कोहेरेंट बनाना है। मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं भी देखी तो शायद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। वैसे तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपने +1 क्लास में भी की हुई है साउंड चैप्टर में, पर फिर भी देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास मान लीजिए दो सोर्सेज हैं। दो सोर्सेज हमारे पास हैं। एक सोर्स हमें इस तरह की लाइट दे रहा है, मान लीजिए ये वाली, और दूसरी लाइट मेरे पास मान लीजिए ये वाली। ठीक है। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है और इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है, इसका बी है। अब दोनों की वेवलेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक है। अगर ये इस तरह से दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, मगर इसकी जो लेंथ है वेव की वो चेंज नहीं होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो ये इस तरह से भी लाइट इंटरफेयर हो सकती है। बुक्स में आपको कुछ इस तरह से भी दिखाया जाता है। इसी डायग्राम को देखिए, ये मान लो हमारे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव मान लीजिए ये है। इस तरह से उसने दिखा दिया आपको। ठीक है। और जो नई वेव हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये एक ही बात है। इस तरह अगर वेव आपस में मिलती है तो हम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, या इट इज ऑल्सो नोन एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उसारू, या किसी चीज को बनाना हो, उसारना हो, तो उसलिए यहाँ पे एनर्जी ऐड हो रही है। हमारे पास जब इस तरह से दो लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, हमारे पास रिजल्ट यही बनेगा, यानी ये वाला बनेगा। क्लियर। हम इसको थ्योरेटिकली भी बता रहे हैं, हम इसको जो मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाएंगे, और एक्सपेरिमेंट तो अभी हम करेंगे। ठीक है। जब इस तरह से लाइट आपस में इंटरफेयर करेगी, जब दो सोर्सेज से लाइट आती हुई आपस में इंटरफेयर करेगी, तो हमने क्या करना है, सामने एक स्क्रीन रखनी है, उस स्क्रीन के ऊपर लाइट को फॉल होने देंगे। तब हम देखेंगे जहां पर लाइट इस तरह से मीट करती है वहां पे हमें ज्यादा लाइट मिलेगी, वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, तो हम उसको बोल देते हैं ब्राइट बैंड। ओके, या उसको ब्राइट फ्रिंज भी बोल देते हैं। क्लियर। धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरे केस में क्या है, ये केस आप अच्छे समझ लो। अब दूसरा केस क्या है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से है। ठीक है जी। ये सेकंड सोर्स इस तरह से है, मान लो इस तरह से लाइट आ रही है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, देखो ये 0 से शुरू हो रहा है ऊपर, और ये अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये 180 से शुरू हो रहा है ऊपर, तो इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है 180 है। ठीक है। अब जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, मैं यहाँ पे एक डायग्राम में समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास ये वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ए था, और ये हमारे पास ये वाली वेव है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड बी था। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम ले लिया है। ठीक है। इसका बराबर भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी।
ठीक है, या सिर्फ मगर यहाँ पे सिर्फ रिजल्टेंट वेव बनाओ तो ये वाली बनेगी, इसका एम्पलीट्यूड जो कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं a माइनस बी एम्पलीट्यूड। और इस इंटरफेरेंस का नाम क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज को खत्म करना, ठीक है, ढेरी कर देना या एनर्जी कम करना। तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी इस एनर्जी के साथ कैंसिल आउट हो रही है, ओके, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब इस तरह से लाइट वॉल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होगी तो हमें ब्राइटनेस कम मिलेगी, ओके। अब मान लीजिए इस केस में अगर मैं कहूं कि एम्पलीट्यूड बराबर है तो क्या होगा? तो देखिए अगर इस केस में हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो क्या होगा, ओके। तो ये हम एम्पलीट्यूड बराबर कर देते हैं यहां पे, तो ऑब्वियस है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास यहां पे कुछ नहीं बचेगा, वी विल हैव नो लाइट, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीटली स्क्रीन के ऊपर लाइट नहीं आएगी, वहां पे डार्कनेस आएगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डार्क फ्रिंज, या क्या बोलते हैं? डार्क बैंड, ठीक है जी। अब देखिए दो सोर्सेज जब लाइट आती है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो केसेस ही हो, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास इस तरह से भी हो सकता है कि दो सोर्सेज हैं हमारे पास, ओके, जैसे फर्स्ट वाला हम इस तरह से ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला सोर्स है, सेकंड सोर्स ऐसा भी हो सकता है लाइट इस तरह से दे दे, ठीक है। इस तरह से भी केस आ सकता है कि लाइट फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हो जाए, लाइक इस तरह से, ठीक है, या इनके बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न है लाइट इस तरह से भी आ सकती है। तो बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है ना। पर आपको क्या किया है उसने, यंग ने बड़ा सिंपल वे समझाने के लिए दो मेन केसेस दे दिए। एक किसमें लाइट ज्यादा सुपर इम्पोज कर रही है, जब ब्राइट बैंड देती है, ज्यादा एनर्जी देती है, वो केस है। एक जब बिल्कुल कम एनर्जी देती है, वो केस है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों सोर्सेस को सेम इंटेंसिटी वाला ही मानेंगे, दो अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है, उसका क्या मतलब है वो आगे जाके समझ आएगा। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था, उसने क्या ऑब्जर्व किया। आपको स्क्रीन पर इमेजेस दिख जाएंगी कि किस तरह के पैटर्न वो बने थे। तो देखिए होता क्या है हमारे पास, यंग ने क्या किया, मैं बार बार डायग्राम को रब करता रहूंगा सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए हमने ये कहा था कि अगर दो सोर्स हम लेंगे इस तरह से, सोर्स 1 है और सोर्स 2 है, और अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो ये दोनों 0 से शुरू हो रही है, तो इस समय इनका फेज डिफरेंस 0 है, और अगली बार ये वेव इस तरह से है, जरूरी नहीं कि ये वेव भी इस तरह से, इस तरह से भी आ सकती है। तो मतलब हर बार इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो चेंज होता रहता है अगर दो सोर्सेस अलग अलग हों तो यंग ने क्या किया, यंग चाहता था कि इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से बने। देखिए जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न समझेंगे भी इस तरह से बना था और अलग अलग दो सोर्सेस की वजह से नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता? देखिए मेरा मतलब कहने का ये है, अगर इनके बीच में अगर स्टार्टिंग में ही इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस 0 है तो पैटर्न अच्छे से बनेगा। अगर दो अलग अलग सोर्सेज हैं हमारे पास और हर बार इनके बीच में जो फेज डिफरेंस सेम नहीं रहता, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं दिखता। अब इस रूम में देखिए कि हर तरफ से लाइट है, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो सभी सोर्सेज से अगर लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो सामने एक बल्ब लगा हुआ है, वहां पे सामने बल्ब लगा हुआ है, या नीचे मेरे दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहां से अगर लाइट आ रही है तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कम, कहीं ना कहीं ज्यादा, कहीं ना कहीं कम। तो इस तरह से होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स या दो अलग अलग बल्ब जो है वो कोल्ड सोर्स की तरह काम नहीं करते। तो यंग ने बड़ी होशियारी के साथ क्या किया, यंग ने सबसे पहले एक सोर्स ले लिया, ठीक है, ये सोर्स ले लिया, मेन सोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसकी लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए उसके लिए इसने एक स्लिट बना ली, ये स्लिट ले ली इसने, ठीक है, ये स्लिट ले ली, और उसके बाद उसने क्या किया, आगे एक छोटी स्लिट लगा दी, ठीक है, इस तरह से, दो स्लिट्स का अरेंजमेंट बना दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था दो स्लिट्स का मतलब क्या है, जैसे एक स्लिट का मतलब ये है, एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें एक होल कर दिया, ये वाला, या थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं होल में आपको, ये मिलीमीटर की रेंज में होता है।
सो दैट कि लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, अब अगर दो होल हैं तो इस तरह से किसी आगे का जो कार्डबोर्ड है इसमें दो होल इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स आप देखोगे जब यूट्यूब अगर आपने सर्च किया होगा तो इस तरह से भी स्लिट्स ली जा सकती हैं। तो पैटर्न थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा, नेचर सेम होगा ब्राइट डार्क वाला, पर शेप पैटर्न की डिफरेंट होगी। यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिए गए हैं, तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा पैटर्न। तो हम जब वेव फ्रंट की थ्योरी कर रहे थे, पहले मैं आपको वेव फ्रंट का यहाँ समझाऊं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, देखिए ये समझना बड़ा जरूरी है। ये आपके पास देखिए क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, और मैंने आपको ये कहा कि दूसरा सोर्स अगर मेरे पास है, अगर इसकी क्रेस्ट और इसकी क्रेस्ट आपस में मिल जाए, इसकी तरफ आपस में मिल जाए, तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अगर ये चीजें आपस में मिले। ओके, अगर मैं कहूं कि ये चीजें अगर आपस में मिले, ये वाली और ये वाली आपस में मिले, ये इस तरह से मान लो, तो ओवरऑल एनर्जी कम होगी। इसकी वजह से जो बैंड बनेगा वो ब्राइट बैंड बनेगा, इसकी वजह से जो बैंड बनेगा वो डार्क बैंड बनेगा। ठीक है, एनर्जी कम होगी। क्लियर? अब इसको वेव फ्रंट की फॉर्म में किस तरह से समझाएं? ठीक है, वेव फ्रंट की फॉर्म में समझाना क्यों जरूरी है, आगे समझ आएगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको जब वेव फ्रंट करवाए गए थे, ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल जब आपने किया नहीं किया तो पहले वो वीडियो देख लेना। तो ये हमारे पास सोर्स था, हमने कहा था कि ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर वेव बनाता हूं। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये आपका इस तरह से पैटर्न होता है वेव का। आप एक वेव फ्रंट यहां पे ले लो जहां पे क्रेस्ट है, एक वेव फ्रंट ट्रफ पे ले लो जो ट्रफ के साथ, क्योंकि देखिए सारे एक ही सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सेम फेज में, ये सेम फेज में आपस में। ठीक है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है 180 है, तो इस तरह से आपस में सारे सेम फेज में, ये वाले सारे सेम फेज में। तो मैंने ना क्या लिया है, मैंने एक क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट, एक ट्रफ वाला, इसके बीच में बहुत सारे वेव फ्रंट्स होंगे। ठीक है ना, हमने चीजों को आसान करने के लिए इस तरह से लेना है कि ये क्रेस्ट ले ली हमने, ये ट्रफ ले ली, ये क्रेस्ट ले ली, ये ट्रफ ले ली। ठीक है, इस तरह से वेव्स समझाने की बजाय हम इस तरह से समझाएंगे इस डायग्राम को, सो दैट अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, इस तरह से समझ आनी क्यों जरूरी मुश्किल हो जाती है, वो आगे समझ आएगा आपको। तो ये मैं कंसेप्ट यहां पे लूंगा। ओके, तो इसको अब रख सकते हैं हम, और हम यहां से एक वेव फ्रंट का कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो ये मेरे पास, मैं इसको येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से क्रेस्ट आई, फिर हमारे पास ट्रफ आया, क्रेस्ट आई, चलो ट्रफ इधर आ गया, क्रेस्ट आई, ट्रफ आया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्रेस्ट निकाल लेता हूं बाहर। ठीक है ना, थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लाइन लगा ली इस तरह से, क्रेस्ट। देखो इधर से भी क्रेस्ट निकलेगा, इधर से भी क्रेस्ट निकलेगा, यानी कि सॉलिड वेव फ्रंट। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, बैलेंस कर लो इसको। आपके पास तो जब आंसर शीट होगी तो वहां पे लाइंस लगाने लगी होती हैं, वहां से आपको इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ ये मेरा सोर्स ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, देखिए हमारे पास हमने क्या किया, यंग ने क्या स्कीम लगाई कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट निकलेगा और यहाँ से वेव फ्रंट निकलेगा, ठीक है ना, वो सेम फेज में होगा, क्योंकि एक ही तो वेव है ना, वही वेव इधर से निकली, वही वेव इधर से निकल रही है, तो स्टार्टिंग में ही इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो सेम होगा, या जीरो होगा, या कांस्टेंट होगा। जैसे हम इसको बोलो क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर ये होल थोड़ा सा नीचे होता तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रफ आता है, यहाँ पे क्रेस्ट आता, ठीक है ना, तो फिर उनके बीच में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में कितना एंगल का फर्क होता है, 180। तब इनका फेज डिफरेंस कितना होना था, 180 होना था। गॉट इट? हो सकता यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रेस्ट, ट्रफ भी बाहर आ सकती थी, मैं तो बुक की डायग्राम को फॉलो करने की वजह से इस तरह से बना रहा हूं। ठीक है, सो यहां से हमने एक और चीज ली है बेटा, कि यहां से हमने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम लिया, तभी मैं कह रहा हूं यहाँ क्रेस्ट है, ट्रफ है। मैं फिर कह रहा हूं अगर इसको यहां से बंद करके यहाँ पे अगर मैं खोलूं तो हो सकता है कि यहाँ पे लाइट का, यहाँ पे क्रेस्ट ही निकले, पर इधर से यहाँ पे ट्रफ निकल सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद मैं ट्रफ को
आगे क्या बनेगा, डॉटेड वाला वेव फ्रंट इस तरह से। ये मैंने इधर से ऊपर शुरू किया है। मैं देखो ये डायग्राम बना के भी वीडियो सीधे चला सकता था, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका अगले वाला आर्टिकल जिसमें डेरिवेशन थी वो इंपॉर्टेंट था। अब डेरिवेशन पार्ट खत्म कर दिया है, सिर्फ फॉर्मूलाज रह गए हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो इतना गैप यहाँ पे लो, ठीक है। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, एक ट्रफ दिखेगी, ठीक है। 2 हो गए। फिर हमारे पास क्या है, आगे क्रेस्ट लेंगे इस तरह से, यहां से भी क्रेस्ट लेंगे इस तरह से। एक और बना लेते हैं, यहां से ट्रफ आएगा। आपने सिर्फ इस गैप की तरफ ध्यान रखना, कहां मिलता है ये नहीं देखना आपने। तो ये गैप आपने बनाए रखना है और यहाँ पे ये गैप आपने बनाए रखना है, ठीक है। तो इतने काफी हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें से हमारा काफी पर्पस जो है वो सोल्व हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। अब स्क्रीन पे बुक में जो दिखाया जाता है वो क्या है और एक्चुअल में क्या है, दोनों बताऊंगा आपको। हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था जब इस तरह से क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट जाएगी तो ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्रेस्ट यहाँ पे कौन है, सॉलिड लाइन। तो देखिए, और दूसरा हमने ये था हमारा सॉलिड लाइन, ठीक है। ये अगर मैं इसको वेव फ्रंट से बनाऊं तो ये वेव फ्रंट हमारा सॉलिड था और ये वाला वेव फ्रंट हमारा रोटेड था, क्लियर है ना ये आपको। तो देखो यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सॉलिड यहाँ मिल रहे हैं, यानी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट है। यहाँ पे देखो रोटेड के साथ रोटेड है, मतलब ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है। यानी कि अगर यहाँ पे डॉट्स लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐड हो रही है, तो ये सारी चीजें स्क्रीन पे जब जाके मिलेगी तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्राइट बैंड बनेगा। और साथ में हमें ये डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से कि एक वेव ये है, एक वेव ये है, और हमारे पास रिजल्टेंट बना ये, ठीक है, ब्राइट बैंड बन गया। मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी ये हो गया, यहाँ पे क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के ट्रफ, यहाँ पे 2 डॉट्स मिल रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे पास ब्राइट बैंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए डॉट्स डॉट्स, यहाँ पे भी हमारे पास ब्राइट बैंड बनेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको चाहे जूम कर लीजिए आप वीडियो को। अब यहाँ पे मैं मार्क लगाऊंगा ऑरेंज के साथ। देखिए सॉलिड लाइन है, यानी क्रेस्ट है, डॉटेड लाइन ट्रफ है। यहाँ पे एनर्जी कैंसिल हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है, यहाँ पे कैंसिल हो रही है। तो जब ये एनर्जी आपस में मिलेगी तो यहाँ पे एनर्जी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डार्क बैंड बनेगा। अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से ये है और ये ऑपोजिट है। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है तो हमारे पास रिजल्टेंट थोड़ा सा डार्क होगा, यानी इंटेंसिटी कम होगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका डार्क होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको फिर हमने ऑरेंज से रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे सॉलिड और डॉटेड है, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, तो ये देखिए यहाँ पे बनेगा डार्क, ये भी डार्क बन गया। ये डार्क है, ये आपका डार्क है, ब्राइट है, ये आपका ब्राइट है और ये भी आपका ब्राइट है, क्लियर। तो ये हमारी मोटे-मोटे डायग्राम है। ये मैंने इसके बारे में थ्योरेटिकल जो बुक में लिखा वो इतना ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है, एक्चुअली यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, क्लियर, कोई गैप नहीं होता यहाँ पे। ये तो डायग्राम की लिमिटेशन है आपको समझाने के लिए, कहाँ लाइट कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ डिस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इस हिसाब से पैटर्न है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि सामने बॉक्सेस बन रहे होंगे, इस तरह से बॉक्सेस बन रहे होंगे, इस तरह से कोई बॉक्सेस नहीं बनते। मैं आपको अभी बताता हूँ ये रब करने के बाद किस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करके फिर आपको समझाते हैं, ओके, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या होता क्या है, एक्चुअल में जब लाइट इंटरफेयर करती है तो क्या होता है, सेंटर पे इस तरह से ब्राइट बैंड बनता है, फिर उसके बाद इस तरह से डार्क बैंड बनता है, ठीक है। ये आपका डार्क बैंड बन गया है, ओके। फिर ब्राइट बैंड बनता है इस तरह से, फिर डार्क बैंड बनता है,
इस तरह से केस होता है, इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं। फिर ब्राइट होगा आगे। अब इसको दिखाते हैं हम कैसे हैं, देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको स्क्रीन पे क्या दिखाया था, अब देखिए ये आपका एक्चुअल में क्या है, ये आपका ब्राइट बैंड है। देखिए ये वाला हमने कहा था इसके ऊपर डार्क बनता है, वो इमीडिएटली ऊपर बनता है। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बन गया मुझसे, ये बड़ा बन गया, सेम साइज के होते हैं। तो ये आपका डार्क हो गया। अब इसके बाद देखिए ये फिर ब्राइट है, इसके ऊपर फिर ब्राइट होगा, ये फिर ब्राइट है। तो हम सिर्फ साइड से देख रहे हैं। ये फिर आपका डार्क आ गया इसके ऊपर, ठीक है, ये फिर उसके ऊपर डार्क आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से पैटर्न बनते हैं। क्लियर। हमारे पास कंडीशन ये है कि अच्छा पैटर्न देखना तो एक कलर यूज करना है पर्टिकुलर, चाहे रेड यूज करो चाहे ब्लू, है ना, लाइट का, सोर्स का। अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सभी लाइट्स के अपने अपने पैटर्न्स बनेंगे, वो आगे जाके हम करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज होता है। और मैं फिर बता दूं कि ये सभी की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, ठीक है, वो सेम होती है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा हो गया, अब समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास पैटर्न बनता है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आप देखते हो बहुत जगह बनता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखेंगी साथ साथ। जैसे डिस्क होती है, डिस्क में भी हमें व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। इसके अलावा हमें जो ऑयल होती है, अगर मान लो किसी जमीन पे ऑयल गिरा पड़ा है, ठीक है, सरफेस पे, तो वहां पे भी आपको कलरफुल पैटर्न सा देखने को मिलता है। सॉफ्ट बबल है, उसके ऊपर आपको जब सनलाइट में वो हवा में होता है या हाथ में पकड़ा हुआ जो भी है, तो उसमें भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। जो तितली होती है, उसके पंख जो होते हैं, उसके ऊपर में इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से उसके जो पंख है वो रंग बिरंगे दिखते हैं। मैं कह रहा हूं ना, रंग बिरंगे दिखने का मतलब क्या है, हर कलर अपना इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट का केस है। अब उस केस में दो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होते हैं? डिस्क के केस में दो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से बन गए? ठीक है, और बात करें तो बबल के केस में दो कोहेरेंट सोर्सेस कौन से बन गए? ठीक है, वहां तो सीधा एक सूरज ही है, या एक सूरज से दो सूरज तो बनते नहीं है। या हम ये नहीं कह सकते खिड़कियां दो है, एक खिड़की से इधर लाइट आ रही, इधर से लाइट आ रही, तो वो दो सोर्सेस बन गए। तो अगली वीडियो में जब हम डेरिवेशंस करेंगे ना, तब आपको समझाऊंगा मैं किस तरह से दो सोर्सेस की तरह खुद ये सरफेसेस ही काम कर रही हैं। सो बबल खुद इन दो स्लिट्स की तरह काम करता है, खुद ब खुद। डिस्क भी या सीडी भी इस तरह से काम करती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इस तरह से आपने साफ साफ डायग्राम है, ज्यादा आप इसमें डाल नहीं सकते। हमने इस तरह से क्यों किया, और लाइट में एक्चुअली ऐसा होता क्या है, अब वो वहां समझते हैं ताकि आपको डायरेक्शन इजी से समझ आता है। तो होता क्या है, हमने इस तरह से क्यों किया, इस तरह से हमने ये जो वेव फ्रंट का कांसेप्ट क्यों लिया? देखिए, होता क्या, स्लिट बेस तो बहुत छोटी होनी चाहिए, खिड़की जितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली में जब लाइट यहां से आती है ना, इस तरह से, ठीक है, यहां से तो ब्लॉक होगी, चलो इधर चलिए, ठीक है, तो लाइट इस तरह से बेंड होती है, ऐसे बेंड होती है, ठीक है, अराउंड द कॉर्नर्स। तो लाइट जब अराउंड द कॉर्नर बेंड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। हालांकि वो हमने अगले चैप्टर में करना है, ऑप्टिक्स के लास्ट पार्ट में। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जब यहां से लाइट पास करते हैं तो अराउंड द कॉर्नर ये बेंड हो जाती है। जितनी ये स्लिट का साइज कम होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो जब ये बेंड होती है ना, तो इसका पार्ट इधर आ जाता है, इसका पार्ट इधर भी जाता है, इधर तो इसका रहना ही रहना, इधर भी। तो ये आपस में इस तरह से इंटरफेयर करती है। अब हमने वेव फ्रंट का कांसेप्ट क्यों लिया? मान लो कि आप वेव फ्रंट का कांसेप्ट नहीं लेते, ठीक है जी, तो किस तरह से डायग्राम आपकी बन गई थी फिर? जब आप कहते देखो जी, लाइट ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, नो डाउट ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरह से, ये वाली इस सोर्स। अब इसकी बारी आ गई है कि मेरी लाइट जाएगी किस तरह से, ऐसे 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 जाएगी, इस तरह से ऐसे। देखो ये वेव की डायग्राम होती है, लाइट ऐसे थोड़ी जाती है। अगर हम कहें वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करके हमने समझाना है, तो वेव तो हमारा एक्चुअली ग्राफ होता है ना, जो वेव का पैटर्न बनाते हैं, ये वाला ये ग्राफ होता है। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि यानी कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मान लो ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 0 हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बढ़ गई टाइम के साथ बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहाँ पे हवा में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो जब लाइट आ रही है, देखिए है ना, मेरे सामने लाइट है, तो मान लो सामने मेरे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, उसको पकड़ लिया मैंने उसको। तो इस रे ऑफ लाइट के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह डिफरेंट होगा, वेरी कर रहा होगा। तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना।
तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो आपको किस तरह से हम ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमने ऐसे समझाया था कि ऐसे सुपरइम्पोज हो जाएगा, तो यहाँ पे तो काफी रैंडमनेस है। यहाँ पे तो हम दिखा ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से ये इस तरह से ब्राइट बैंड बन रहा है, कहाँ एनर्जी इस तरह से ऐसी हो रही है, डार्क बैंड बन रहा है, कहाँ इस तरह से ऐसी हो रही है तो ब्राइट बैंड बन रहा है। ठीक है ना, तो हमने वेव फ्रंट का सहारा लिया, इस तरह से समझाना इजी रहा हमारे लिए, अदरवाइज इस तरह से तो काफी मुश्किल हो जाता है समझाना। ठीक है, तो आपने सिर्फ जो पिछली डायग्राम मैंने बनाई थी वो बनानी है, थ्योरी अच्छे से याद कर लेनी है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लाइट वेव को यूज करके हमने किया था। इसके बाद देखिए हमें पता है कि हमने जो मॉडर्न फिजिक्स की है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर की भी किया है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को कहा कि जो ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात हमने की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक तरह से वेव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैटर और एनर्जी दे हैव अ ड्यूल नेचर, है ना। अगर आप उतना डीप समझते हैं तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल तो है ही है, अब उसके पास क्या है कि वेव नेचर भी है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है ना, हमने कहा एटम के न्यूक्लियस के अराउंड। तो उन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ भी करके देखा, यानी उन्होंने एक सोर्स लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, ठीक है, करके तो उनको उस केस में भी क्या मिला, पैटर्न मिला इस तरह का। समझ आई? तो मतलब कहने का क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। उस पर मैं नहीं जाता, ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है वो बात की बातें हैं, टॉपिक तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हुई कि आपको एक बात बता दूं मैं कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बना था सेम एज लाइट, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। जब हमने यहाँ पे मान लो डिटेक्टर लगा दिए, हमने देखना शुरू किया कि कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, वो वेव की तरह किस तरह बिहेव करेगा, वो तो पार्टिकल है, वो तो सीधा यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ मेरे इस बात का? अगर आपने ये नहीं समझना तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पे वीडियो, और अच्छा रहेगा अगर आप समझोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो कहते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे, एक सोर्स है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे सिर्फ लाइट यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीन के ऊपर कोई पैटर्न बनना चाहिए था, यहाँ पे कुछ नहीं बनना चाहिए था। पर हमने देखा कि यहाँ पे बनता है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंच गया भाई? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंच गया? रास्ता तो यही था सिर्फ, यहाँ तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता था। तो इसका मतलब है लाइट इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। जब उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर हम देखना शुरू कर दिए यहाँ से, तो फिर ये पैटर्न नहीं बना, हमारे पास पैटर्न सिर्फ ये बना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने देखना शुरू कर दिया तब इलेक्ट्रॉन ने बिहेव करना डिफरेंटली शो कर दिया। ठीक है, जब हमने फिर डिटेक्टर निकाल दिए फिर यही पैटर्न बना, है ना जादू। तो फिर क्वांटम फिजिक्स में ये कंसेप्ट आया कि जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। ये मोटा मोटा उसी तरह से है जैसे आप मान लो मार्केट में जा रहे हैं और आपको आपका टीचर रास्ते में मिल जाए, है ना। पहले तो आप बड़ा ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे, और भाई क्या हाल चाल, जब टीचर देखा तो इस तरह से हो गए, हो सकता है इग्नोर भी कर दे, तब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है जब आपको कोई ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये है कि इलेक्ट्रॉन को जब देखना शुरू किया तो उसने बिहेव अलग तरह से करना शुरू कर दिया, वो एज अ पार्टिकल बिहेव करना शुरू कर दिया, और जब डिटेक्टर यहाँ से निकाल दिए तो फिर वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। फिर हमने आगे जाकर देखना है भी कब कब इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, उसकी कंडीशंस क्या है, जो ब्राइट बैंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कब कब ब्राइट बैंड बन सकता है। ठीक है ना, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्टेंसेस क्या है, कितनी दूर जाके ब्राइट बैंड बनेगा, थर्ड ब्राइट बैंड कहाँ बनेगा। ठीक है, हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि ब्राइट के बाद डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, दोनों तरफ। ठीक है, तो वो आगे जाके करेंगे, उसमें से न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। इस आर्टिकल की वेटेज 50-50% है, इतना इसको सीरियसली मतलब मेनली इसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू।